हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो अब यहाँ पे 11th क्लास के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ मैं। चैप्टर नंबर 7वां जो हमारा चल रहा था। तो हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पीछे की वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। चैप्टर आपका जो 7 चैप्टर है क्लास 11 का हिंदी मीडियम के लिए, तो बहुत कुछ अच्छा पढ़ाया गया उसमें। उसके बाद हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस वीडियो में सबसे पहले क्या बात करेंगे, देखो सबसे पहले वीडियो में जो बात है वो बता देता हूँ ताकि आप लास्ट तक जुड़े रहें। तो हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात करेंगे, उसके कुछ बेहतरीन से न्यूमेरिकल लेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, और अगर पता है तो अच्छी बात है, देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल उसके। तो अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र जिसे सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ मास कह देते हैं, ऐसे ऐसे करके हमसे बोल देते हैं। तो अब ये क्या चीज होती है सेंटर ऑफ मास? बहुत अच्छा शब्द है सुनने में। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास एक बॉडी रखी हुई है, कोई इस तरीके से सर्कल के रूप में, वृत्त के रूप में कोई बॉडी हमने मान लो। तो आपको पता है ये क्या होता है, उसका केंद्र होता है, ये सेंटर होता है ये। तो जब हम लोग किसी भी वस्तु के सारे द्रव्यमान को, ठीक है, इस पूरी की पूरी वस्तु के द्रव्यमान को किसी एक पॉइंट पे सिमटा हुआ मान लेंगे, ठीक है। इमेजिन करो कि सारा का सारा द्रव्यमान वो किसी एक पॉइंट पे आके, मतलब एक पॉइंट पे आ गया पूरा का पूरा, तो वो पॉइंट इसका कहलाएगा द्रव्यमान केंद्र, उस वस्तु का, ठीक है। हर वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होगा, ठीक है। तो वो ही पॉइंट आपका द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई। और बड़ा कोई चीज नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र क्या है, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने लग गए तो ऐसा कुछ नहीं है। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है ये मैंने बता दिया। अब निकालते कैसे, न्यूमेरिकल क्या है, वो आप यहाँ पे बहुत फंसते हैं बच्चे में। तो आपको अब देखो क्या मैं बताता हूँ इसके बारे में। अब सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कि किस तरीके से निकलता है। तो दोस्तों द्रव्यमान केंद्र किस तरीके से निकालते हैं तो वो बता रहा हूँ आप लोगों को, तो नोट करो जल्दी सही से। तो सूत्र एक तरीके से द्रव्यमान केंद्र का। और अब किसके बारे में बात करें, मान लो कोई समूह है, ठीक है। यहाँ ऐसे बात करता हूँ मैं आपसे कि दो कणों से या घटकों से मिलकर बना, दो कणों के लिए, ठीक है। कण कितने भी हो सकते हैं क्योंकि वस्तुएं बहुत ज्यादा कणों से मिलकर बनी होती है। तो आप इमेजिन करो कि मान लो आपको एक्स वाई तल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें कोई एक m1 द्रव्यमान की वस्तु है, ये मेरी m1 द्रव्यमान की बड़ी बड़ी सी वस्तु, और एक कोई वस्तु है m2 द्रव्यमान की इस तरीके से, ठीक है। और ये 0 0 होगा, पता है आप लोगों को, ओरिजिन मूल बिंदु। तो यहाँ से इसकी दूरी r1 मान ली और इसकी दूरी r2 मान ली। r1 r2 क्या है, एक प्रकार के आपके सदिश है। कौन से सदिश? स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर है जो आपके बता रही है। तो अभी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास के इन दोनों के बीच में होगा। जैसे मान लो इन दोनों को मैं मिलाना चाहूँ तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा या इन दोनों का ऐसा द्रव्यमान जो केंद्र में मान लिया जाए, तो वो कहीं यहाँ आएगा द्रव्यमान केंद्र। तो उसको RCOM या RCM से दिखा देंगे। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो द्रव्यमान केंद्र को हम RCM से दिखाते हैं या RCOM से भी आप दिखा सकते हो भैया, इस तरीके से। तो कोई भी दो कणों से मिलकर बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र कुछ ऐसे निकलता है, m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हो आप, अपॉन m1 प्लस m2। नोट करने वाली चीज है, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला आया सेंटर ऑफ मास का। तो अब मान लो यही 3 कण होते, 4 कण होते, तो आपको इसको आगे बढ़ा देना है दोनों तरफ, क्लियर। तो ये आपका दो कणों से मिलकर आया। अब मान लो हम इसके x और y घटक की बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये x y तल में जा रही, कुछ ना कुछ यहाँ से x दूरी पर भी होगा और ये कुछ ना कुछ यहाँ से y दूरी पे भी होगा। तो इसके x और y घटक के बारे में पूछते हैं, तो उसको आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसमें आपको इसका m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 कर देना है। क्लियर? सेम टू सेम ऐसे ही YCM के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर जेड में होगा तो जेड के लिए भी सेम यही करना है। तो ये आपको 3 फॉर्मूले नोट करने हैं मेन जो आपके द्रव्यमान केंद्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जेड में है तो जेड में भी लगा देना। क्लियर? इसे नोट करो सबसे पहले आप, मिटाने वाला। तो बढ़ते हैं अभी सवाल पे।
ठीक है। अच्छे से न्यूमेरिकल, आज की जो वीडियो है उसमें हलवा न्यूमेरिकल होंगे, बहुत हलवा शायद से हलवा कुछ हलवा ही होंगे बेहतरीन, मतलब इतना हलवा कि हलवा भी शर्मा जाएगा एक बार को कि इतने हलवे भाई मजा आ गया। तो अब यार क्या है ना कि एक छोटा सा सवाल लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग। मान लो अपने को एक एक्स वाई तल दिया है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कोई कण रखा है, कोई कण है जिसका हमें दे रखा है निर्देशांक 3,0। भैया एक्स अक्ष पे है तो वाई का 0 होगा, और एक इधर मान लेते हैं हम लोग, हमें दे रखा है 6,0। तो आपसे कह रहे हैं इसका जो द्रव्यमान है वो 2 kg है और इसका जो द्रव्यमान है वो 1 kg मान लो। कह रहे हैं आपको इस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र बताना है। क्लियर? दो कणों से मिलकर बना है या तो पिंडों से, द्रव्यमान से, जो भी आप कह सकते हो। आपको इसका द्रव्यमान केंद्र बताना है। तो आप समझिए कि इसका द्रव्यमान केंद्र जो होगा ना वो कहाँ पे होगा भाई, थोड़ा इधर की तरफ होगा। देखो ऐसे भी बता सकते हैं, अब कैसे होगा अब हम देखते हैं। तो आपको तो पता है द्रव्यमान केंद्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RCM बराबर, ठीक है, M1R1। तो क्या मैं ये वाला लगाऊं, क्या मैं ये वाला लगाऊं? देखो द्रव्यमान केंद्र जो है वो हमारा इधर की तरफ है। अब ये मुझे कैसे पता चला, मान लो मुझे पता ही नहीं है तो, लेकिन आप इतना समझ लो कि भाई एक वस्तु इधर है, दूसरी वस्तु इधर है, तो यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो इन्हीं के बीच में ही तो होगा यार। क्लियर? तो ये चीज़ क्या है, एक्स अक्ष पे आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि द्रव्यमान केंद्र का जो निर्देशांक आएंगे उसमें वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। भाई वाई बिल्कुल 0 है, यहाँ पे आएगा ना। एक्स के लिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो एक्स सी एम बराबर फॉर्मूला है M1, ठीक है, x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला फिर से मैंने एक बार लिख दिया। अब पहले वाले के लिए m1 कितना है 2, x1 इसके लिए 3 प्लस दूसरे वाले के लिए 1 और x2 इसके लिए 6 बटे 2 प्लस 1, दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दिया, गुणा करूंगा तो 6 प्लस 6 अपॉन 3 यानी कि 12 बटे 3 यानी कि 4। तो इसका आएगा 4,0, ठीक है, 4,0 यानी कि कहीं ना कहीं इधर की तरफ आएगा ये 4,0। देखो इधर की तरफ भाई 3,0 तो इधर है, तो 4,0 इधर ही आएगा, 5,0 कहीं इधर आएगा। तो हमारा द्रव्यमान केंद्र इधर की तरफ आया। और मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि देखो ये थोड़ा इधर की तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है यार भार किसका 1 किलोग्राम ज़्यादा तक भार है या 2 किलोग्राम। भाई 2 किलोग्राम ज़्यादा है तो इसका मतलब इधर की तरफ भी भागेगा, वो जिधर ज़्यादा भार होगा द्रव्यमान के उधर की तरफ शिफ्ट करेगा, याद रखना। तो ये तो सिंपल सा सवाल था एक, ठीक है, बताने के लिए कि फॉर्मूला किस लिए यूज़ करना है। अब हम बढ़ते हैं थोड़े और तगड़े सवालों पे। अब एक और अच्छे सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। मान लो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, एक और वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m2 और इनके बीच की दूरी हमने स्मॉल l मान ली, ठीक है। क्या है इनके बीच की दूरी? स्मॉल l। तो आपसे कह रहा है कि आपको अब क्या बताना है, आपको बताना है द्रव्यमान केंद्र इन दोनों का। आप कहोगे पीछे वाले से सवाल है, तो देखो थोड़ा सा ट्विस्ट अभी लाते हैं हम सवाल में। अब अपनी सुविधा के लिए हम लोग जब द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे ऐसी चीज़ों का, तो इनमें से किसी एक को आपको क्या कर लेना है, आपको ओरिजिन मान लेना है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, ठीक है। चाहे आप इसको मान लो, आप मान लो इनमें से कोई भी एक जो हमारा पिंड है, कण है, ये आपका मूल बिंदु पे रखा हुआ है। जब मूल बिंदु पे रखा हुआ है तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे भाई? 0,0। कितने हो जाएंगे? 0,0। और अगर ये आपका मूल बिंदु पे है, दूसरा वाला एक्स एक्सिस पे चलेगा तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? L,0। नहीं यार समझ नहीं आ रही है। देखो यार इतना आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों में से किसी एक को आपको मूल बिंदु पे मान लेना है। मैंने इसे मान लिया, तो अगर मैं इसके निर्देशांक देखूंगा तो 0,0 आएंगे। क्लियर? अब आपके लिए ये बन गया वाई अक्ष और ये बन गया जेड अक्ष। ये इसकी दूरी कितनी दे रखी है? एल। तो यार एक्स अक्ष पे इसका ये एल दूरी चला और वाई पे तो ये चीज़ है ही नहीं, तो 0। तो L,0 इसकी क्या हो गई? इसके भाई निर्देशांक हो गए और इसके 0,0। तो वैसे ही आपको एक्स और वाई अक्ष में अगर मैं इससे कहूँ निकालने के लिए तो क्या करोगे? एक्स सी एम, इसके मूल बिंदु क्या करने के लिए? द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए M1 x1, ठीक है, M1 x1 हो गया 0, भाई 0 दे रखा है इधर, प्लस M2 x2 हो गया कितना? L, देखो बटे M1 प्लस M2, ठीक है, M1 प्लस M2।
जो हम करेंगे तो कुछ इस हिसाब से मान हमें क्वेश्चन में दे देगा, तो वैसे इतना सॉल्व कर देता हूँ। तो m2/L m1 प्लस m2 आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा, तो ये आपका x ये बन गया। क्लियर। और y का तो भैया यहाँ पे 0 ही होगा, क्योंकि y तो है ही नहीं, और जो भी आपका आएगा द्रव्यमान केंद्र वो इधर की तरफ आएगा। तो आप इस तरीके से उसके निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के जो निर्देशांक होंगे वो आपके वो कुछ होंगे m2L m1 प्लस m2 0। और जेट की यहाँ पे बात नहीं हो रही, तो उसकी हम बात भी नहीं कर रहे, तो कुछ ही होंगे। ठीक है, एक और हल्का सवाल हो गया, तो आगे और बढ़ते हैं। नोट कर लो इसे फटाफट। देखो कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे आप लोगों के द्रव्यमान केंद्र से। अब ये जो मैंने ओरिजिन वाला पहला बोला, तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आपको किसी भी एक को मान लेना है, किसी भी एक में कहीं पे भी, कि आप ये ओरिजिन पे है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब कौन सा लिया जाए, कौन सा लिया जाए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ देखो, मान लो अब की बार हमें कुछ ये चीज देगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमें दे दिया एक स्क्वायर, हमें एक स्क्वायर दे दिया, यानी कि हमें एक वर्ग दे दिया, और यहाँ पे हमें m 2m ये द्रव्यमान दे दिए कि यहाँ पे 4 द्रव्यमान इस तरीके से लगे हुए mm 2m। और इसकी जो दूरी दे रखी है, यानी कि साइड दे रखी है, वो हमें a दे रखी है। ये स्क्वायर है तो सब चीज़ बराबर ही होगी इसकी सारी साइड। क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है। तो क्या है, इस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र बताओ। तो पॉज करके अब आपको करना कुछ नहीं है, इसका निकालना स्टार्ट करो द्रव्यमान केंद्र। जिनको नहीं आता तो वो देखें इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर ट्राई करा ठीक है, देखते हैं हम क्या आता है आंसर। तो अब आपको एक द्रव्यमान केंद्र निकालना है इस पूरे सिस्टम का। करोगे क्या आप लोग? ठीक है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको इनमें से किसी एक को क्या मान लेना है, अपने आप से इसको मूल बिंदु पे मान लेना है। तो मैं इस वाले को मान लूँ, इसको मान लूँ, या इसको मान लूँ, इसको किसी को भी मान लेता हूँ। तो मैंने इसी मान लिया कि क्या है, ये आपका मूल बिंदु पे है। तो इसके जो होंगे निर्देशांक वो 0,0 होंगे, क्योंकि मूल बिंदु पे है ये। क्लियर, चलो इसे मूल बिंदु पे मान लिया, और थोड़ा अपने लिए ऐसे ऐसे दिखा भी दिया ताकि क्लियर हो जाए। क्लियर। अब मुझे बताओ इसके निर्देशांक क्या होंगे। भाई ये इधर से यहाँ तक x अक्ष पे आया a, और y पे 0 है, तो a,0। क्लियर, कोई नहीं। इस वाले के बताओ क्या होंगे, इसके होंगे 0,a। ध्यान से देखो, क्या ये आपको x अक्ष पे दिख रहा है? नहीं है भाई, मूल बिंदु पे है, तो यहाँ पे x का निर्देशांक 0 हो गया। y कितना उठा? a, तो 0,a। ऐसे इस वाले का क्या होगा? a,a। कैसे भाई, यहाँ से यहाँ तक ही कहाँ तक आया? a दूरी चल के आया, तो x के निर्देशांक a, और ऊपर तक कितना आया? a, तो y के निर्देशांक a। क्लियर, तसल्ली से इनके निर्देशांक को देखो एक बार। यहाँ तक होगी बात। बस अब आपको पता चल गया कि इनके निर्देशांक ये आगे, तो x cm और y cm निकालने में कितनी देर लग रही है, कितनी देर लग रही है। ठीक है, m1 यानी कि 2m इंटू 0, भाई 0 आ जाएगा, इधर देखो 0 आएगी, प्लस m2, किसी को भी मान लो, इसको मान लेते हैं, चलो ऐसे ऐसे चलते हैं। तो ये m, x का यहाँ पे कितने है, यहाँ पे भी 0, प्लस m इंटू a। ठीक है, a में खाली कर लो, चलो इंटू दिखा देता हूँ, a प्लस 2m इंटू a बटे में सबको जोड़ो, m प्लस सॉरी 2m प्लस देखो 2m m 2m, फटाफट जोड़ दिया सबको। और एक्सीएम निकालते हैं। देखो ये दोनों टर्म तो खत्म हो गए 0 से गुणा करने पे। आपके पास आया ma प्लस 2ma अपॉन 2 दूनी 4 6m। ठीक है, सॉल्व कर लिया थोड़ा ऐसे, 3ma अपॉन 6m, m से m कट गया, ये जाएगा कितनी बार, a/2। तो एक्सीएम कितना है आपके पास, a/2। ऐसी YCM1 निकाल लेते हैं, YCM1 निकाल लो। ठीक है, फटाफट निकालने इस बार। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। कैसे होगा 0, 2m इंटू 0। अब यहाँ पे आपका आएगा प्लस, इसकी m से a की गुणा करेंगे भाई वाले से, तो ma प्लस इसकी गुणा करूंगा तो ये भी ma प्लस इसकी गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा, 2m इंटू 0 और नीचे 6m आएगा। कैसे भाई, सबको जोड़ देना है नीचे, तो इसके लिए तो सेम है कहानी। तो जब मैं जोड़ूंगा तो ये सब खत्म होंगे, तो 2ma अपॉन 6m, m से m कटा, इससे कट जाएगा,
तो a/3 यानी कि a/3 YCM। तो आपका जो निर्देशांक आए वो क्या क्या है आपके निर्देशांक सेंटर ऑफ मास के, 1 a/2 a/3, a/2 a/3। तो a/2 आपका कहीं यहाँ पे सेंटर पे होगा, वहाँ से हम a/3 तक गए, a/3 तक यानी कि और थोड़ा नीचे कहीं इधर की तरफ, तो आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा इस वाली लाइन में, ये होगा आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, RCM। कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा यार। और चलो इतना थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, एक बात बताओ, ऊपर mm यानी कि 2m, नीचे 2m यानी कि 4m, तो नीचे का भार ज़्यादा है तो भाई द्रव्यमान केंद्र भी थोड़ा नीचे की तरफ होगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर? तो ये सवाल अच्छा था, नोट करो इसे, अच्छा सवाल था, नोट कर लिया होगा, बता देते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप में तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद जो अभी इस समय 12th में आपके दोस्त वगैरह होंगे, तो उन्हें बता देना, यूके बोर्ड वगैरह जितने भी हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के, उनके लिए भी वीडियो बन रही है अलग से, तो वो भी जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अब क्वेश्चन 5वें नंबर का सवाल, चलो छोड़ो, बहुत हो गए सवाल। अब एक चीज़ नोट करो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करो। अभी आप एक चीज़ देखोगे, देखो दो सिस्टम के लिए मैंने भी बताया आपको कि m1 मान लो ये द्रव्यमान है, ठीक है, और ये आपका m2 द्रव्यमान है। यहाँ पे इनके बीच की जो दूरी स्मॉल l रख ली हमने, ठीक है। इसका आपको द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए बोला, तो आपने क्या करा, आपने द्रव्यमान केंद्र निकालना स्टार्ट करा। मैंने बोला इनमें से किसी एक को केंद्र पे मान लो, तो यार जब इसे केंद्र पे मानूंगा तो इसके निर्देशांक 0,0 हो जाएंगे और इस वाले के L,0। इतनी बात तो क्लियर है। तो जब मैं निकालूंगा तो m1 × 0 प्लस m2l अपॉन में m1 प्लस m2, ये चीज़ होगी ये चीज़। आपके पास क्या आएगा, m2l अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका आया RCM, क्या RCM। तो इसमें क्या आप देख रहे हो, जब मैंने कहाँ से माना RCM, मैंने इस यहाँ से माना, ठीक है, यानी कि यहाँ से कहीं m2l इधर मान लेते हैं आ गया, तो इधर आया आपका द्रव्यमान केंद्र इधर की तरफ। तो ये चीज़ क्या बता रहा है आप लोगों को, तो समझो m1 से द्रव्यमान केंद्र इधर की तरफ आया है, तो ये नोट करने वाली चीज़ है भाई दो सिस्टम के लिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अगर मैं m1 से दूरी ले रहा हूँ, ठीक है, तो m2 उनके बीच की जो भी दूरी है कर दो। ध्यान से देखो यार, m1 से ली ना यहाँ तक दूरी, मतलब द्रव्यमान केंद्र इधर आया, तो अगर मैं इधर से ले रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, m2 × l बटे m1 प्लस m2। अगर यही चीज़ मैं इधर से ले रहा होता, अगर मैं कहता द्रव्यमान केंद्र को बता रहा होता कि द्रव्यमान केंद्र m2 से इधर की तरफ है, तो मैं क्या करता, m1 × l अपॉन m1 प्लस m2। नोट करने वाली चीज़ है भाई, समझने वाली चीज़ है कि अगर आपको दो सिस्टम के लिए द्रव्यमान केंद्र निकालना है, तो आप जिससे मान लो उसके बगल वाले से गुणा करो द्रव्यमान की, देखो m2 से करी उनके बीच की दूरी की, और ये आ गया आपका क्या, द्रव्यमान केंद्र पूरा। क्लियर? तो ये नोट करो सबसे पहले आप लोग। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब एक चीज़ और देखो, इसके बेस पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। मान लो अपने को एक रॉड दे दी ऐसे, और इसके साथ एक और रॉड ऐसी लगा के दे दी, ठीक है, मान लो ये दी, और आपसे कह रहा है आपको इस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र बताना है। तो पॉज करके बता सकता है कोई। मान लो इसका भी द्रव्यमान m है और इसका भी द्रव्यमान m है, कैपिटल M मान लिया, मैं स्मॉल मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल मान लिया। हमें इन दोनों के द्रव्यमान दे दिए और कहा इस पूरे सिस्टम का क्या बताओ, पूरे सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र बताओ, ठीक है। इसकी लंबाई l है और इसकी भी लंबाई l ही दे दी हमें, ठीक है, l ही दे दी लंबाई। लो, तो आप क्या करोगे, आप कैसे बताओगे, पॉज करके थोड़ा कोशिश करो, ट्राई करो। तो अब देखो करना क्या है, आपको इतना तो पता है कि यार ये पूरी चीज़ है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र है सेंटर पे होगा रॉड का, इतनी बात तो क्लियर होती है, ठीक है। उसका पूरा का पूरा मास यहाँ पे होगा, जैसे मैं इस पेन को देखो अपने हाथों पे ऐसे दिखा रहा हूँ, एकदम हो जाता है ऐसे ही सेम टू सेम इसका भी कहीं यहाँ पे होगा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान केंद्र अब जब इनके यहाँ पे हो गए दोनों रॉड के, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि द्रव्यमान m यहाँ पे और इसका द्रव्यमान m यहाँ पे। भाई अभी बताया ना द्रव्यमान केंद्र होता क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इनके पूरे के पूरे द्रव्यमान को मान सकते हैं हम लोग कि भाई पूरा पूरा द्रव्यमान इधर रहता है।
तो इस पूरे स्मॉल एम की थी, स्मॉल एम द्रव्यमान की रॉडें हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना द्रव्यमान केंद्र है इस वाली का और ये इस वाली का, तो इनके पूरे द्रव्यमान इन पॉइंटों पे होंगे। तो असल में आपको किन 2 पॉइंटों के लिए द्रव्यमान केंद्र बताना है, आप इन 2 पॉइंटों के लिए। क्लियर? देखो भाई ये इन दोनों के बीच में। तो अब ये कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे भाई, कैसे कैसे कैसे? तो आपको पता है ये जो है पूरी की पूरी लेंथ आपकी L है, तो ये इनके सेंटर में है, तो ये L/2 हो जाएगी लेंथ, ये लेंथ L/2 हो जाएगी। क्लियर? तो आपको ये पता चल गया कि ये लेंथ कितनी आ गई दोनों के बीच की, L/2। आपको इनके बीच की दूरी भी मिल गई। तो अब सवाल खत्म। अभी द्रव्यमान केंद्र बताया। अगर मैं इस वाले से बोलता हूँ तो क्या कर दूंगा, m दोनों के बीच की दूरी बटे m+m, उन दोनों मासों को उठा के जोड़ दो। अगर इस वाले से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसके साथ गुणा कर दूंगा इस पूरे की, अभी पीछे बताया भाई नोट करके। तो ये द्रव्यमान केंद्र आएगा इस पूरी रॉड का। ऐसे इस वाले से बोलता तो भी सेम ही आती, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान तो सेम है ना अपने। तो ये आप लोगों का द्रव्यमान केंद्र आएगा इस पूरी रॉड का। क्लियर? तो और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। m/L/2 2m, ठीक है, m से m शॉर्ट हो जाएगा तो L/4, यानी कि L/4 दूरी पे इसका द्रव्यमान केंद्र होगा यहाँ कहीं, ठीक है, इधर कहीं होगा द्रव्यमान केंद्र RCM, इधर कहीं बीच में, इसके भी सेंटर पे। तो समझ रहे हो कितना अच्छा सवाल है, मजा आ गया सवाल में। अब आगे एक और कराते हैं, सवाल करते रहो, सब सवाल मजा आ रहे हैं, ठीक है। अभी तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए जाएंगे इसमें, अच्छी अच्छी किताबों के, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जितने भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वहाँ से सवाल लाके मैं आपको हिंदी में यहाँ पे समझाता हूँ उन्हें। तो आपका भी फर्ज होता है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके सपोर्ट में है। क्योंकि होता क्या है ना कि यूट्यूबर्स भरे पड़े हैं पूरे इंग्लिश मीडियम से। तो इंग्लिश मीडियम के वो स्टूडेंट जो घर में बैठ के नीट वगैरह की कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब इंग्लिश में पूरा समझा रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हिंदी मीडियम के लिए वो वाली चीज़ नहीं है जो चाहते हैं सब। तो अब यहाँ पे मिल रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करो, उसको लो, उसका मजा लो, आनंद लो ज़िंदगी का, और फिर रिजल्ट दो, ठीक है। तो अब कौन सा सवाल कराऊँ, अब एक सवाल करा देते हैं हम आपको अच्छा सा। कौन सा कराया जाए सवाल, कौन सा कराया जाए, सोच रहा हूँ यार। तो दोस्तों अब लास्ट सवाल करा लेते हैं इसमें, बिल्कुल लास्ट है एकदम, छठा या सातवां जो भी देखने वाले हिसाब से। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपके लिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, नोट करने वाली चीज़, नोट। तो नोट क्या करना है आप लोगों को, मान लो आपको 2 पार्टिकल दिए, ठीक है, 2 कण, तो उनके लिए आपको द्रव्यमान केंद्र हमेशा ये होगा, इसको याद रखना है। ये क्या चीज़ बनती, मतलब अगर मान लो कोई ऐसा सिस्टम दे दिया जो 2 कणों से या 2 पिंडों से मिलकर बना है, तो उनके द्रव्यमान केंद्र कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है आपको, m1r1 बराबर m2r2, अगर वो द्रव्यमान केंद्र में है 2 सिस्टम। तो आपको ये फॉर्मूला नोट करना है सबसे पहले, m1r1 बराबर m2r2, क्योंकि उनमें से किसी एक को ओरिजिन मान लेते हैं तो आसानी से गुणा मत करके ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर? अब देखो होगा क्या, बिठा दूँगी, नोट करना है। अब इस पे बेसिक न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ आपको। अब ये आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि यार ये कैसे बोल दिया ये, तो इसका आंसर दिया जाएगा आपको बाद में। क्लियर? अभी नोट कर लो, ठीक है। अगर 2 कणों के लिए कोई भी द्रव्यमान केंद्र निकालना है तो m1r1 बराबर m2r2। तो इस पे बेसिक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। मान लो अपने को 2 पिंड दिए, ठीक है, ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया कि यदि 2 किलोग्राम का पिंड 3 मीटर सीधे हाथ में विस्थापित, अभी क्वेश्चन नोट कर लो, विस्थापित होता है तो 1 kg कितना, और कहाँ, ठीक है। मान लो अपने आपको हमें कोई दिया, कोई ऐसी मतलब एक सिस्टम दे दिया जो 2 और 1 kg की मास से बना है, तो कह रहा है यदि 2 kg का पिंड 3 मीटर सीधी हाथ की तरफ या सीधे दिशा में, ठीक है,
हाथ में विस्थापित हो रहा है, तो हम 1 kg वाले को कितना और कहाँ विस्थापित करें। ठीक है, क्वेश्चन को समझोगी, कहाँ विस्थापित करें कि द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, विस्थापित ना हो या अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहे। द्रव्यमान केंद्र अपनी प्रारंभिक स्थिति पर रहे, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति पर रहे। तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन एकदम, पर रहे। तो अब कैसे होगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझिए। मान लो क्या भैया, क्वेश्चन ही दे रखा है 2 kg और 1 kg, ठीक है, कहीं पे मान लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 kg और 1 kg ये इस तरीके से हमें दे दिए। तो कह रहा है कि अगर हम 2 kg वाले मास को 2 मीटर इस दिशा में, भाई सीधी दिशा में इधर की तरफ, तो सॉरी 3 मीटर विस्थापित कर रहे हैं, तो इसे देखो, जब मैं इसे विस्थापित करूंगा 3 मीटर वाले को, तो इधर से यार थोड़ा ये हो गया, 1 kg है, ठीक है। तो मैं जब 2 kg वाले को थोड़ा इधर लेके जाऊंगा, तो इस पूरे का पूरा द्रव्यमान केंद्र जो होगा, जो कि इधर की तरफ होगा, क्योंकि भाई भारी चीज है तो थोड़ा इधर की तरफ होगा, तो ये भी इसकी तरफ आगे जाना चाहेगा। तो कह रहे हैं आपको द्रव्यमान केंद्र को प्रारंभिक स्थिति पर रखना है, ठीक है। जब इसको लेके जाऊंगा तो ये द्रव्यमान केंद्र भी आगे भागेगा। तो इसको जब मुझे इधर रखना है, तो मुझे 1 kg वाले को इधर की तरफ खींचना पड़ेगा। क्लियर भाई, जब मैं इसे खींचूंगा और ये इधर से जा रहा है, तभी तो ये अपनी स्थिति पे आ पाएगा। तो कह रहे हैं वो विस्थापन बताओ और किस दिशा में। तो दिशा तो आपको पता चलेगी विपरीत, अगर ये इधर भाग रहा है तो इस 1 kg वाले को इसके विपरीत इधर की तरफ लेके जाना पड़ेगा मुझे, ऐसे करके, ताकि ये चीज अपनी जगह पे बनी रहे। लेकिन कितना करें, तो इसके लिए मैंने आपको बताया, आपको कुछ नहीं करना, M1R1 बराबर M2R2, बस इतनी चीज अपनानी है आपको, ठीक है। ये R है बस। M1 1 kg, R1 नहीं पता निकाल रहे, M2 2, R2 कितना है 3, तो R1 बराबर 6 मीटर, R1 बराबर 6 मीटर। तो इसको 6 मीटर इधर की तरफ विस्थापित करना होगा, तब जाके द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा भाई, बिल्कुल अपनी प्रारंभिक स्थिति में रहेगा। क्लियर, अब ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। मैंने भी बताया था ना, ये चीज आप नोट कर लो, मैं क्लियर बताऊंगा अभी आपको। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मान लो द्रव्यमान केंद्र निकाल लिया, होता है XCM बराबर M1 x1 M2 x2 बट्टे M1 प्लस M2। अगर द्रव्यमान केंद्र अपनी स्थिति पर ही बना हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ द्रव्यमान, चलो पहले इधर देखो, इसको dxm, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि अपकलन कर दूँ, M1 dx1 M2 dx2 बटे M1 प्लस M2, ये चीज हो जाएगी। क्लियर, अगर इसके अंदर कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा, ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में है, तो इसका मान 0, M1 dx1 M2 dx2 बटे M1 प्लस M2। इधर ये गुणा में जाके खत्म हो जाएगी चीज। क्लियर, गुणा में जाके भाई ये चीज इसके साथ गुणा कर लेगा, खत्म हो जाएगा नीचे वाली चीज। तो मैं कह सकता हूँ M1 dx1 बराबर माइनस का M2 dx2, सॉरी फॉर दिस। तो ये चीज आ रही है कुछ, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे क्या दिखाएगा, विपरीत दिशा दिखा रहा होगा। तो ये चीज जहाँ से आई थी, मैंने तभी बोला था आपको ये चीज नोट कर लो तो उसके लिए। तो आपको ये याद रखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो बताओ मुझे, आगे और ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, पूरा सीरीज चलती रहेगी। और 12th वालों को भी देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।